Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज के इस वीडियो में हम इंडिगो पेंट्स को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। इंडिगो पेंट्स को लेकर के बात करते हुए इसके बिजनेस, इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल के साथ साथ इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को भी समझेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद जब किसी स्टॉक के अंदर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें कन्विक्शन होता है कि अगर स्टॉक किसी रीज़न की वजह से 2-4%, 10-5% नीचे आ भी जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने पूरी स्टडी करने के बाद इस स्टॉक को बाय किया है। तो कोई ग्लोबल रीज़न या कोई मार्केट रीज़न की वजह से नीचे आ रहा है तो वापस से बाउंस बैक जरूर दिखाएगा और एक अच्छे खासे रिटर्न हमें यहाँ कमा के देगा, और हमें जो टारगेट हमने सेट किया उसी टारगेट के ऊपर हम निकलेंगे। तो इन सारी स्टडी को आपको इसी तरह से फॉलो करना है और हम सीधे चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बिजनेस को समझ लेते हैं। तो बिजनेस की बात करें तो ये डेकोरेटिव पेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी ये है और इनके पास हमेशा से कुछ फर्स्ट मूवर का एडवांटेज रहता है कुछ प्रोडक्ट के अंदर। तो जो भी ये लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कोशिश करते हैं कुछ नया, कुछ हटके प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जो मार्केट में है ही नहीं। तो जैसे कि मेटलिक इमल्शन, टाइल कोट इमल्शन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्शन, तो इस तरह के प्रोडक्ट 29% इनका रेवेन्यू कंसिस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल रेवेन्यू के अंदर। और जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो 46% ये इनका जो रेवेन्यू आता है वो साउथ साइड से आता है, और ईस्ट से 29%, वेस्ट से 14%, नॉर्थ से 11%, जो दिखाता है कि ये साउथ में डोमिनेट कर रहे हैं। पर बाकी पार्ट के अंदर भी लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने स्ट्रेटजी 2.0 के तहत काफ़ी सारी 750 सिटीज़ को टारगेट करना शुरू किया, जो कि टायर 1, टायर 2 सिटीज़ होती हैं। और नॉर्थ के अंदर, ईस्ट वेस्ट के अंदर भी इन्होंने टारगेट करना शुरू किया ताकि फर्दर इस कंपनी को एक्सपेंड कर पाएँ और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। और जैसे मैंने कहा कि ये लोग अभी टायर 3 सिटीज़ के अंदर डोमिनेट करते हैं, तो दिखाता है कंसंट्रेशन है इनकी रूरल और सेमी अर्बन आप मार्केट के अंदर, क्योंकि अर्बनाइजेशन यहाँ बढ़ता जा रहा है। लोग गांव से शहर की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो गांव में पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, उनको लोग पेंट नहीं करवाते थे, पर जैसे जैसे यहाँ पे पक्के मकान होने की बात हो रही है, तो जब लोग पक्का मकान करवाएंगे तो उसको कलर भी करवाएंगे। तो कलर का कंजम्पशन अभी इंडिया में बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज़ के कंपेरिजन में, काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी कंपेरिजन में काफ़ी हम कम पेंट कंज्यूम करते हैं। तो जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन होता जाएगा तो पेंट को भी, हमारी जो कंजम्पशन है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद पेंट हम 2-3 साल के अंदर रिन्यू करवा लेते हैं, कुछ तो हर साल के अंदर पेंटिंग करवाते हैं अपने घर के ऊपर। और सड़कें पेंट होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है वो पेंट होती है, तो व्हीकल पेंट होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पेंट होती हैं। अब एडवर्टीजमेंट ये करते जा रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एडवर्टीजमेंट करते जा रहे हैं कि इन्होंने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया हुआ है। साउथ के अंदर क्योंकि डोमिनेट करते हैं तो वहाँ भी उन्होंने रीजनल जो एरिया है उसको टारगेट करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए मोहनलाल करके एक साउथ के एक्टर हैं, उनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो हम इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे। और एक्सपेंशन के तहत इन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक और नई फैक्ट्री सेटअप करने की बात करी। तो मैं सीधे इसकी प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। प्रेजेंटेशन खोलने के बाद उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। तो स्ट्रेटजी 2.0 के तहत 750 नई सिटीज़ को टारगेट करें, टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के अंदर, क्योंकि अभी ये लोग सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर ही इनकी पकड़ मजबूत है। उसके साथ तमिलनाडु के अंदर नई फैसिलिटी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि Q3 के अंदर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और Q4 के ये लोग ये फैक्ट्री है कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी इनकी रेवेन्यू, इनकी सेल्स के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक्सपेंड कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में इनकी जो कॉस्ट आई थी लास्ट क्वार्टर के अंदर 21 करोड़ की इनकी कॉस्ट आई थी, इन कंपैरिजन टू दी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इनकी 15 करोड़ की कॉस्ट आई थी। तो जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन है थोड़े से यहाँ पे स्क्वीज़ हुए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 19% के जो मार्जिन थे अभी 16% के मार्जिन रह गए, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो बढ़ गई। और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ी क्यों, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो जब लास्ट ईयर के अंदर जो IPL हुआ था, क्योंकि IPL के अंदर ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो 2 सेगमेंट के अंदर हुआ था, अप्रैल और सितंबर के अंदर। तो जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी वो 2 क्वार्टर्स के अंदर बढ़ गई। पर इस बार क्या हुआ कि जो IPL हुआ वो एक ही फेज़ में हुआ, अप्रैल और मई के अंदर। और जब एक ही फेज़ में हुआ तो इनकी जो टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी वो एक ही क्वार्टर के अंदर आ गई। और एक ही क्वार्टर के अंदर आ गई तो 5 करोड़ से इनका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ गया, जिसका इम्पैक्ट यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से घट गए, और जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेल्स में यहाँ थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी फर्दर एक्सपेंड कर रही है। तो इनका अभी करंट जो फोकस है एक्सपेंड करने पर है, और जैसे ही कंपनी की नई फैसिलिटी चालू होगी तो यहाँ पे सेल्स में वापस से यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है स्क्वीज़ होते हुए नजर आए हैं वो वापस से रिकवर होते हुए नजर आएंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के स्क्वीज़ होने के पीछे एक और रीज़न था कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, क्योंकि क्रूड ऑयल का बहुत यहाँ यूज़ होता है, तो उसके प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी यहाँ रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा
इम्पैक्ट देखने को मिला। पर जैसे जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस यहाँ स्टेबलाइज होते जा रहे हैं, जो कि हो भी रहे हैं, पिछले कुछ महीनों के अंदर स्टेबलाइज हुए भी हैं, फादर आगे भी स्टेबलाइज होंगे, तो वापस से इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा बेहतर होते हुए नजर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करें तो कैसे ये लोग कंपनी एक्सपेंड कर रही है उसको हम सीधे इनकी बैलेंस शीट से यहाँ समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट को मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो लगातार इस कंपनी के फिक्स्ड एसेट बढ़ते जा रहे हैं, जो दिखाता है कि ये हर क्वार्टर हर ईयर ये लोग अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मैंने जैसे फिक्स्ड एसेट के अंदर ऊपर क्लिक करके देखा तो यहाँ देखें कि पहले जो कभी 2 करोड़ की लैंड हुआ करती थी, हर साल के अंदर इनकी मतलब लगभग हर बार इनकी जो लैंड है, जो ये अपनी लैंड को खरीद करके वहाँ नई फैसिलिटी सेटअप करते जा रहे हैं। बिल्डिंग 77 करोड़, इनको फर्दर बिल्डिंग्स को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स को सेटअप करते जा रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर नई फैक्ट्री सेट कर रहे हैं, उसके साथ नई प्लांट मशीनरी को एक्वायर कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जो टिंटिंग मशीन है उनको एक्वायर किया है। जितनी ज़्यादा टिंटिंग मशीन होंगी उतनी ज़्यादा ये लोग यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दे पाएंगे कंज्यूमर्स को। तो यहाँ दिखाता है कि फर्दर ये तीनों ही चीज़ों में एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और फिक्स्ड एसेट के बाद इनकी कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस को देखें तो अभी भी 51 करोड़ का जो कैपिटल है इनका प्रोग्रेस के अंदर है। जैसे ये वर्किंग में होगा तो वापस से फिर मैं कहूँगा कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होते हुए यहाँ पे फिर से अगेन नजर आएंगे। और ये सारी चीज़ें एक्सपेंड कर पा रहे हैं ये बिना किसी बोरोविंग के। तो बोरोविंग देखेंगे तो बोरोविंग लोअर साइड पे नजर आ रही है। बोरोविंग जो कभी 70 करोड़ की थी वो घटती जा रही है। तो सारे की सारा एक्सपेंशन ये खुद के पैसों से कर रहे हैं, चाहे मशीन लेना हो, चाहे लैंड लेना हो, चाहे फैक्ट्री लगानी हो, सारा का सारा अपने पैसों से कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को बिना लोन लिए, बिना यहाँ पे डेट लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना आता है, अपने बिजनेस को रन करना आता है। तो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉइंट मुझे नज़र आता है इंडिगो पेंट्स के अंदर। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम एक बार देख लेते हैं। अभी हमने देखा भी था, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेल्स के अंदर डिप जरूर है, और उसके पीछे मैंने बताया क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन के फेज़ में है तो एक्सपेंशन पे इनका ज़्यादा ध्यान है। प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हुए रॉ मटेरियल के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे स्क्वीज हुआ है। उसके पीछे दो ही रीज़न है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए और दूसरा जो एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट इनकर हो गया उसकी वजह से। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं एशियन पेंट्स जो कि सबसे बड़ी कंपनी है पेंट सेगमेंट के अंदर उससे। तो 318 करोड़, उसको मैं कैलकुलेटर यहाँ ओपन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर, और यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करने के बाद जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 318,698 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ इंडिगो पेंट्स की जो मार्केट कैप है उससे 7617। तो यहाँ दिखाता है कि 41.8 टाइम्स यहाँ पे कंपनी बढ़ी है एशियन पेंट इन कंपैरिजन टू द इंडिगो पेंट्स। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से बढ़ी है। अगर इसको हम देखें कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से किस तरह से नज़र आती है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 1036 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था लास्ट क्वार्टर के अंदर इंडिगो पेंट्स का। वहीं जो एशियन पेंट का इंडिगो पेंट्स का जो नेट प्रॉफिट आया था 19.91 करोड़ का आया था। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 19.91 करोड़ से। तो यहाँ देखेंगे कि जो 52 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ी है। तो इस तरह से तो कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि एशियन पेंट यहाँ पे बेहतर कंपनी है, ये अच्छा परफॉर्म करती है, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने 21 करोड़ का इनका लास्ट क्वार्टर के अंदर एक्सपेंस हुआ था प्रमोशन के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो अगर वो प्रमोशन करना बंद कर दे, एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दे, 21 करोड़ उनका सीधा नेट प्रॉफिट में आगे जुड़ के आके लग जाएगा। तो अगर उसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ पे कंपनी करता हुआ नज़र आती है, तो हम इसको वापस से डिवाइड कर लेते हैं और 19 + 21 = 40। तो मैं 40 करोड़ से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 25 टाइम्स यहाँ पे सिर्फ कंपनी एशियन पेंट्स बेहतर कर रही है इन कंपैरिजन टू द इंडिगो पेंट्स। वहीं जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 41 करोड़ का है। तो दिखाता है कि इंडिगो पेंट्स यहाँ से फर्दर ग्रो करेगी, क्योंकि एशियन पेंट को हम मानते हैं कि ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है। तो इस वजह से इंडिगो पेंट्स के ग्रो होने के चांसेस यहाँ पे बहुत हाई हैं, और यहाँ पे इंडिगो पेंट्स ने ग्रो करके दिखाया भी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे 35 करोड़ का यहाँ पे कभी सेल्स हुआ करती थी, तो अभी सेल्स 906 करोड़ की सेल्स हुई है मार्च 2022 के अंदर, जो दिखाता है कि फर्दर इन्होंने कितनी तेज़ी से ग्रो किया है। और इसके नेट प्रॉफिट जो कभी 1 करोड़ का हुआ करता था, अभी 84 करोड़ का यहाँ पे 84 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे अमेजिंग यहाँ पे रिजल्ट्स इस कंपनी के हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फेज़ के बाद 2017 के बाद जो कभी नेगेटिव हुआ करता था, अगर इस सारे फेज़ को हम रिमूव कर दें और हम कंसीडर करें 2017 के बाद 2018 से अगर हम कंसीडर करना शुरू करें, तो यहाँ से सेल्स इसके कंपेरिजन में जो रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट है बहुत तेज़ी से यहाँ ग्रो किया है। क्योंकि जब कंपनी बड़ी होने शुरू होती है, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी होती है, तो जो उनका
सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट हमेशा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड ही रह जाती है और नेट प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि जो इनके मार्जिन है जो कभी 4765 जहाँ नेगेटिव हो उसके बाद 6%, 10%, 15%, 17% वापस इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है बढ़ते चले गए, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो फिक्स्ड रह गई और यहाँ पे प्रॉफिट इनके बढ़ते चले गए। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 37% अमेजिंग यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ बहुत अमेजिंग यहाँ नज़र आती है। पर स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पे जो दिखा रहा है लास्ट 1 ईयर के अंदर -39% दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर इनका IPO आया था, 1 ही साल का डेटा अवेलेबल है। ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली इन्होंने पोस्ट करके दिखाई है। और बैलेंस शीट हम देख ही चुके हैं कि बोरोविंग्स इनकी लगातार कम हुई है, रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं और बिना लोन लिए लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं, जो कि अमेजिंग है बात है। और इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54% प्रोमोटर्स के पास इंटैक्ट है और पब्लिक के पास 33% की यहाँ हिस्सेदारी दिखाता है। पर इसको मैं एक्सपेंड करके जब दिखाता हूँ तो एक्सपेंड करने के बाद दिखाया गया 14% और 13% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर 14, 13, 27 एंड 27, 28, 28.5% जो हिस्सेदारी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के बाद है। सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सेदारी पब्लिक के पास है और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि पब्लिक के पास कुछ छोड़ना नहीं चाहते। तो हम इसके चार्ट को यहाँ ओपन कर लेते हैं। चार्ट में यहाँ हमें क्या नज़र आता है तो वो भी देख लेते हैं। तो इसका IPO आया था, IPO आने के बाद इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लगातार ये जो स्टॉक है नीचे ही चलता चला गया और यहाँ पे बड़ा अच्छा सा इसने एक राउंडिंग पैटर्न बनाया। राउंडिंग पैटर्न हमेशा मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में काम करता है। तो जहाँ से राउंडिंग पैटर्न बनना शुरू होता है तो वापस से स्टॉक वहाँ तक जरूर जाता है। तो राउंडिंग पैटर्न के बेस पे अगर मैं इसको कंसिडर करूँ कि करंट मार्केट प्राइस से जो इसका टारगेट निकल के आता है वो टारगेट जो निकल के आता है वो इसका 22 का टारगेट निकल के आता है, जो कि 70% गेन यहाँ से दिखाता है। तो इस टारगेट को ये थोड़ा लंबे टाइम का टारगेट हो, 1 ईयर के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। और उसके बाद इसको, क्योंकि इसके रिजल्ट्स लाइफ टाइम हाई पे मुझे नज़र आए हैं पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर, तो उसको भी अगर कंसिडर करने लगे तो लाइफ टाइम हाई तक जाके देखें तो वो 100% से ज़्यादा का गेन नज़र आता है। अमेजिंग यहाँ पे मल्टी बैगर ये स्टॉक साबित हो सकता है। और जिस तरह से एशियन पेंट्स ने यहाँ ग्रो किया, एशियन पेंट्स को मैं एक बार यहाँ खोल के दिखा देता हूँ। तो जिस तरह से एशियन पेंट्स ने यहाँ ग्रो किया है कि एशियन पेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से एशियन पेंट्स ने यहाँ ग्रो किया है तो उसी तरह से यहाँ पे इंडिगो पेंट्स भी ग्रो कर सकता है और यहाँ से मैनी फोल्ड की रिटर्न हमें जनरेट करके दे सकता है। तो 74 करोड़ की इनकी 7403 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी बढ़ करके ये 4 टाइम्स हो गई पिछले 10 ईयर्स के अंदर। और वहीं अगर उसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के कंपैरिजन में प्रॉफिट भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ा है। तो सेम ही चीज़ें हमें इंडिगो पेंट्स के अंदर नज़र आ सकती हैं। तो 41 टाइम्स ये इंडिगो पेंट्स, क्योंकि छोटा है अभी एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में, तो इंडिगो पेंट्स वहाँ तक जाने के मादा रखता है और उसके बेस पे अगर देखें तो मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके देने की कैपेबिलिटी भी ये स्टॉक रखता है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पिछले कुछ टाइम में जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे गेम प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। इस लेवल पे ग्रीन कैंडल थी, यहाँ भी ग्रीन कैंडल है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद देखेंगे, बोलेंगे कि आप यहाँ रेड कैंडल्स भी तो हैं। तो रेड कैंडल्स की अगर बात करें तो रेड कैंडल जैसे इस लेवल पर रेड कैंडल थी तो देखेंगे कि रेड कैंडल ये सेल ऑफ नहीं है, यहाँ पे थोड़ सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, पर इसको इस लेवल पे रोक करके, इसी लेवल पे रोक करके यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की, सारा का सारा माल यहाँ बाय कर लिया। वापस से यहाँ देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल, सॉरी ग्रीन जो यहाँ पे वॉल्यूम तो हाई दिख रहा है, पर इसके कैंडल को देखेंगे तो अगेन यहाँ पे नीचे नहीं आया है। जहाँ पे इसने ओपन हुआ था यहाँ से बहुत कम ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसके बाद से लगातार जो 2 कैंडल है देखेंगे, अगेन यहाँ पे गैप के साथ ओपनिंग हुई, अगेन यहाँ भी गैप के साथ ओपनिंग हुई। अगर ये सेल ऑफ होता है, यहाँ पे सेल ऑफ होता तो वापस से ये इस लेवल को, इस रेंज को नीचे तोड़ करके निकल गया होता। तो पर ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऑपरेटर यहाँ पे सारे माल को भर के लेकर के जा रहा है और एक्यूमुलेट करके वापस से जब ये चलना शुरू हुआ तो इसका बहुत शॉर्ट टर्म का टारगेट की अगर हम बात करें तो जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आता है उस रेजिस्टेंस तक यहाँ पे लगभग 8% का 7.9% का गेन यहाँ से नज़र आता है नेक्स्ट टारगेट तक। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ भी रहा है। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे ब्रश को मैं लेता हूँ तो यहाँ पे इसको हम लेफ्ट शोल्डर कह सकते हैं, देन इसको एक बड़ा सा हेड कह सकते हैं, फिर अगेन ये एक शोल्डर बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पैटर्न के बेस पे अगर ये चलना शुरू होता है तो जितनी इसकी कप की डेप्थ होती है उसको हम उठा करके नेकलाइन के ऊपर लगा लेते हैं और उसको हमारा टारगेट निकल के आता है। तो टारगेट कितना निकल के आता है, 2071 का हमारा टारगेट निकल के आता है। और करंट मार्केट प्राइस से अगर इस टारगेट तक की भी बात करें तो यहाँ से भी हमें लगभग 29% का गेन नज़र आता है। तो यह सारे ही टारगेट की मैंने यहाँ बात कर ली है। शॉर्ट टर्म टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 8% यहाँ पे टारगेट निकल के आता है। सेकंड टारगेट जो निकल के आता है वो 2071 का टारगेट निकल के आता है, जहाँ से 30% लगभग गेन नज़र आता है। थर्ड टारगेट की बात करें तो ये बड़े से जो यहाँ इसने
राउंडिंग पैटर्न बनाया, उसके बेस पर 27 का टारगेट निकल के आता है। तो जो दिखाता है कि कितना गेन पोटेंशियल है यहाँ से, वो हम एक बार यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो 70% का गेन यहाँ से नज़र आता है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई को तक रखने की अगर बात करें तो लाइफ टाइम हाई तक यहाँ लगभग 100% से ज़्यादा गेन नज़र आता है। उसके बाद इसको एशियन पेंट से कंपेयर करके चलें तो यहाँ पे मैनी फोल्ड्स यहाँ पे ये हो सकता है आने वाले 10 सालों के अंदर, क्योंकि 10 साल के अंदर जो एशियन पेंट्स है वो भी काफ़ी टाइम यहाँ पे फोल्ड हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों को सीखेंगे और सीख करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसी स्टडी आगे आप यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर देखते रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लर्न करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।